हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस की कंप्लीट थ्योरी को कवर कर लिया था, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स का, जो कि है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जेईई मेन का टॉपिक है। इसमें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी, साथ में देखेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या निकल के आता है, कैलकुलेशन भी देखेंगे और यहां पर इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है स्क्रीन के ऊपर वो पैटर्न भी ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो याद होगा जब हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू किया था तो देखा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट को हम वहां पर रिफ्रैक्शन बोला करते थे। यहां पर क्या होता है, नैरो स्लिट या फिर शार्प एजेस से जब लाइट जाकर के एनकाउंटर करती है तो उस केस में क्या होता है, वो बेंड हो जाती है। उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन द लाइट पासेस थ्रू एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल इट फ्लेयर्स आउट, मतलब फैल जाती है इन द शैडो जोन आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करने के बाद वो पूरे के पूरे, मतलब कुछ पोर्शन होता है ज्योमेट्रिकल रीजन का जहां पर शैडो बन रही थी वहां पर भी लाइट पहुंच जाती है। दिस बेंडिंग और फ्लेयरिंग ऑफ लाइट अराउंड द एज ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व्ड व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑब्स्टेकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स तो उसमें देखा था कि जब कभी भी वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे होते हैं यहां पर जो भी चीजें यूज की जाती हैं, चाहे स्लिट यूज किए जाए या फिर होल्स यूज किए जाएं, जिनको हम बोलते हैं यहां पर बहुत नैरो स्लिट यूज की जाए, होल्स यूज किए जाएं, अगर कोई शार्प एज यूज की जाए तो उस केस में क्या होता है, इनके जो डायमेंशंस होती हैं वो लाइट जो गिरती है, इंसिडेंट लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल होती, तभी ये इफेक्ट सिग्निफिकेंटली दिखाई देते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। जैसे यहां पर आओ एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिरता है, यहां पर एक प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है, कुछ ऐसा, ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है ऐसा, ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के गिरा, क्या है ये, प्लेन वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। और यहां पर जो ये गैप दे रखा है, ये स्लिट गैप दे रखा है, जो ये वाला गैप होगा ना, स्लिट गैप, ये वाला गैप मान लेते हैं ये ए दिया गया है और ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है लाइट इंसिडेंट जो होती है उसके लैम्डा से। इन दैट केस क्या होता है कि जो लाइट होती है, अगर कोई यहां स्क्रीन है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के फैलती नहीं है। यहां पर फिर से रिपीट करते हैं, यहां पर दोबारा से देखो, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास डायमीटर दिया गया है स्लिट का जो कि है कैपिटल ए, और यहां पर जो लाइट आकर के गिरती है उसकी वेवलेंथ सपोज हमारे पास लैम्डा है। अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है लैम्डा से, इन दैट केस अगर हम बात करेंगे तो ये जो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होने वाला डिफ्रैक्शन है वो ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो लिखा है द डिफ्रैक्शन इफेक्ट आर सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व्ड व्हेन द डायमेंशंस ऑफ ऑब्स्टेकल इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब ये दोनों अगर कंपैरेबल हैं, अगर हम यहां से देखना चाहें कि लैम्डा अगर कंपैरेबल हो जाता है ए के, इन दैट केस डिफ्रैक्शन जो होगा वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा है तो लाइट सीधे जा रही है। हाँ, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कुछ लाइट ऐसे निकल जाए, थोड़ा सा मतलब बेंड हो, थोड़ा सा बेंड हो और उसको हम ऑब्जर्व ना कर पाए। लेकिन अगर यही एग्जांपल लिया जाता है कंपैरेबल वाले के केस में, तो उस केस में क्या होता है, प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरा, ये प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरा, कुछ ऐसा प्लेनर वेव फ्रंट है, ये प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरा। तो प्लेनर वेव फ्रंट जब इस पर आकर के गिरेगा और ये वाला जो गैप है जिसको हम अभी बी बोल रहे थे, ये जो बी है, ये जो गैप है, ये बी अगर बहुत छोटा हुआ, कंपैरेबल हुआ, ए लिख लो, बी लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। यहां पर मान लो हमने लिख दिया कि जो बी है वो लगभग कंपैरेबल है लैम्डा के। तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये बेंड होता है। तो यहां सामने स्क्रीन अगर है तो उस केस में सिर्फ इतना पोर्शन इल्यूमिनेट नहीं होगा, इसके अगल बगल वाला पोर्शन भी देखो इल्यूमिनेट होने लगेगा, ये वाला पोर्शन इल्यूमिनेट होगा। ये क्या था, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन था, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और जोन बोल सकते हो।
तो बेंडिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, जहां पर लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी वहां पर लाइट पहुंच रही है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, दैट्स इट। ठीक, देखेंगे अभी और आगे इसके बारे में। अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं कि डिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो अगर हम पार्टिकल नेचर अज्यूम करके चले तो डिफ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। यहां पर जो ये केस डिस्कस कर रहे थे ना, यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां केवल और केवल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ही हमें ऑब्जर्व होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व नहीं होगी। लेकिन इस वाले केस में हमें बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लेते हैं कि हम किसी बंद कमरे के अंदर हैं, वो कमरा पूरी तरह से बंद है और एक खिड़की लगी है, खिड़की के सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे में एक पिन लगा दी जाए हल्की सी, तो जो पिन होल बनेगा वहां से, जब वहां पर लाइट एंटर करेगी उस पिन होल से, सामने अगर वो किसी दीवार पर जाकर के गिरती है तो उस पर जो डॉट बनता है, जो सर्कुलर पैच बनेगा उसका, वो काफी बड़ा होता है जो वहां पर पिन होल किया जाता है। इसका मतलब लाइट क्या हुई, बेंड हुई। तो लाइट जो बेंड होती है इसी को कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा? ठीक है, इसको और आगे ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हाइगेंस की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हाइगेंस की वेव थ्योरी क्या बताती है, जैसे मान लो हमारे पास यहां कहीं पर कोई स्लिट दे रखी है, यहां पर लाइट आकर के गिरती है, यहां पर लाइट आकर के गिरती है कुछ ऐसे, ऐसे लाइट आकर के गिरती है, प्लेनर वेव फ्रंट गिरेंगे यहां पर, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं, प्लेनर वेव फ्रंट्स, प्लेनर वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि यहां पर देखो ये स्लिट है, स्लिट की जो विड्थ होगी बहुत कम है, दोबारा रिपीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा कम है। ये जो गैप है स्लिट विड्थ का ये बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमें ज्योमेट्री दिखाने के लिए इसे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो डायमीटर है वो ए दिया गया है, ठीक है। अब अगर ये ए दिया गया है, यहां से प्लेनर वेव फ्रंट आकर के जब गिरेगा तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस वेव थ्योरी इस स्लिट के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह काम करने लगेंगे। तो यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेस बन जाएंगे, वैसे बहुत सोर्सेस बन जाएंगे, और ये सारे के सारे सोर्सेस क्या करेंगे, लाइट को यहां से एमिट करेंगे वेव के फॉर्म में। और लाइट अगर वेव के फॉर्म में एमिट होगी, सामने यहां स्क्रीन रख दें, अगर हम सामने यहां पर स्क्रीन रख देते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखना उस केस में क्या होगा। मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट की हम बात करते हैं, इस पर चेकिंग देखते हैं वेव्स की। तो यहां से देखो लाइट पहुंचेगी, यहां से लाइट पहुंचेगी, इस वाले पॉइंट से लाइट पहुंचेगी यहां पर, ठीक है, और इस वाले पॉइंट से भी लाइट यहां से निकलेगी इस तरह से। ये कैसे आगे बढ़ेगी, तो देखो ये है हमारे पास सेकेंडरी सोर्स, और सेकेंडरी सोर्स से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। तो अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बने तो उस केस में देखो क्या होगा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसी तरह से दूसरे वाले में वेव फ्रंट्स बनेंगे, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, वे भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे वाले में सिमिलर ऐसे बनेंगे वेव फ्रंट्स बनेंगे, वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर लास्ट वाले में बनेंगे वेव फ्रंट्स, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। और हम जानते हैं जैसे जैसे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे, उनका अगर हम लोकस लें जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं तो हमें वेव फ्रंट मिलेगा, और वो वेव फ्रंट नई पोजीशन बताता है पुराने वाले वेव फ्रंट की, या सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोल सकते हैं उसे। तो यहां से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हाइगेंस की वेव थ्योरी को इंक्लूड करें डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहां पर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्लिट के अंदर, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, जितने कर सकते हैं कर लें, तो जितने भी पॉइंट होंगे वो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह काम करेंगे, और यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी। तो सामने की तरफ जब बढ़ना शुरू करेंगी ना, तो उस केस में क्या होगा, इस सामने वाले स्क्रीन के ऊपर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इतने पोर्शन पर लाइट पहुंचे, इसके काफी कुछ पोर्शन पर भी लाइट पहुंच सकती है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए।
तो अगर हम हाइगेंस की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंगल स्लिट के अंदर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं वो एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, वहां से वेव निकलती हैं, दोबारा से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं और वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करते हैं किसी मीडियम के अंदर, या मीडियम नहीं भी तो भी आगे की तरफ प्रोपेगेट करते हैं, क्योंकि लाइट को हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी यहां तक तो वेव है, लेकिन कैसी वेव है तो ट्रांसवर्स नेचर होता है। हम लोगों ने देखा था जब हम लोग ईएम वेव पढ़ रहे थे तो ट्रांसवर्स नेचर प्रूव भी किया था। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो पैटर्न है, ये पहला वाला जो पैटर्न है यहां पर ऑब्जर्व हो, मतलब ये बेंडिंग हमें ऑब्जर्व ही ना हो। लाइट का ये वाला पोर्शन, यहां से यहां पहुंचने वाला पोर्शन, यहां से यहां पहुंचने वाला पोर्शन हमें ऑब्जर्व हो और सिर्फ इतने में लाइट आए, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, सिर्फ इतने पोर्शन में भी लाइट पहुंच सकती है अगर ये वाली जो डायमेंशन है, ये वाला केस कब बनेगा, एफ ए की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हो जाए लैम्डा से और सब जगह पर लाइट पहुंचेगी या बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग वाला केस में क्या होगा कि जो ए होगा वो कंपेरेबल होगा लैम्डा के। अगर ऐसा होता है तो बेंडिंग होगी, अगर वैसा है तो बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब आओ देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। इसका एक्सपेरिमेंट अभी करेंगे, देखेंगे कैसा पैटर्न बनता है, लेकिन अभी पहले थियरी कंप्लीट करते हैं। यहां पर सोर्स है, वहां पर भी सोर्स है, तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होते हैं। पहला एक होता है ए पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन क्या होता है तो इसमें लिखना चाहो लिखो। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में हम बात कर रहे होते हैं सोर्स एंड स्क्रीन both are placed at finite separation from slit। स्लिट से अगर स्क्रीन और सोर्स की डिस्टेंस अगर फाइनाइट होती है, मान लेते हैं हमारे पास ये D1 है और हमारे पास ये वाला D2 है, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम कहेंगे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन हो रहा है। यहां पर भी देख सकते हैं ये सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल के यहां पर सिर्फ गिरनी चाहिए थी लाइट को, लेकिन इस वाले रीजन में भी लाइट गई। यहां पर इल्यूमिनेटेड है, ये इल्यूमिनेटेड है। ये वाला है शैडो रीजन, शैडो रीजन है। शैडो रीजन क्या हुआ, इल्यूमिनेट हुआ, इल्यूमिनेट हुआ। तो शैडो रीजन के अंदर जब लाइट पहुंचती उसी को डिफ्रैक्शन बोला जाता है। एक पहला हो गया। दूसरे को देखो लैंग्वेज वाइज क्या लिख सकते हैं, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड एट लार्ज सेपरेशन फ्रॉम स्लिट। यहां पर क्या होता है, सेपरेशन, पहले नाम लिख लो बी पॉइंट, इसको बोला जाता है फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम ऐसा बोल सकते हैं सोर्स एंड स्क्रीन, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस। ऐसा भी बोल सकते हैं कि फ्रेजनल डिफ्रैक्शन जो होता है उसमें स्लिट पास में होती है तो स्लिट पर गिरने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है तो यहां पर जो वेव फ्रंट गिरता है वो कैसा होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होता है, प्लेनर वेव फ्रंट होता है। और यहां पर कैसा वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, वहां पर प्लेनर वेव फ्रंट होता है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट से प्लेनर वेव फ्रंट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, एक लेंस ले लो, कॉन्वेक्स लेंस, उसके फोकस पर सोर्स लग दो, लाइट जो भी जाएंगे वो सब पैरेलल होकर के गिरेंगी सामने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो यहां पर प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिर रहा है, ये देखो प्लेनर वेव फ्रंट आकर के गिरेगा। अब यहां की जो डायमेंशन है ये ए है अगर,
तो क्या है, ए जो है वो कंपेरेबल है लैम्डा के, इन दैट केस यहां से बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, सामने स्क्रीन के ऊपर जाकर के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर सेपरेशन फिक्स है दोनों का तो वहां पर फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन होगा, फिक्स नहीं है तो वो फ्राउनहोफर होगा। अपने सिलेबस में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। यहां पर अगला है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय सिंगल स्लिट। इसको हम करने से पहले परफॉर्म करना चाहते हैं, तो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, फिर इसे परफॉर्म करते हैं, वापस से अपनी थ्योरी की तरफ आएंगे। तो सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन करवाने के लिए देखो हमने क्या लिया है, यहां पर हमने एक स्लिट बना रखी है, सिंगल स्लिट, जिसको हमने 2 ब्लेड से बनाया हुआ है, कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स किया हुआ है। यहां पर एक लेजर लाइट है जिसको हमने ऑन किया है, तो ये इसके ऊपर जाकर के गिर रही है। ठीक है, और इससे स्क्रीन के ऊपर कैसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो वहां स्क्रीन पर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस लाइट को बंद करना पड़ेगा। तो लाइट को करते हैं बंद। तो अब हमने लाइट को कर दिया है बंद और बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ कि इस लेजर लाइट से निकलने वाली लाइट जब इस स्लिट से पास करती है तो स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बनाती है। तो स्क्रीन की तरफ आकर के देखेंगे, यहां ये देखिए, यहां पर दिख रहा होगा कि जो बीच में ये पॉइंट बन रहा है, जिस पॉइंट पर यहां पर उंगलियां हैं, जो इस उंगली के ऊपर पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बगल वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी कम, फिर उसके बगल वाले पॉइंट पर और इंटेंसिटी कम है। तो यहां पर जो मैक्सिमा बन रहे हैं उसमें 2 तरह के मैक्सिमा, एक तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, बाकी जो मैक्सिमा बनेंगे उनकी इंटेंसिटी कम होगी रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में। और यहां पर जो फ्रिंजेस का पैटर्न होता है तो यहां पर भी फ्रिंजेस बनती हैं और हम फ्रिंज विड्थ अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सिंगल स्लिट से पास होता है तो बीच में जो पॉइंट बनेगा यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इससे पहले परफॉर्म किया था वहां पर देखा था कि इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो ब्राइट के लिए एक जैसा था, सबके लिए एक जैसा था, ब्राइट वालों के लिए, डार्क के लिए एक जैसा था। लेकिन यहां नहीं है, सेंट्रल वाला जो ब्राइट बन रहा है वो सबसे ज्यादा ब्राइट है, बाकी जो बन रहे हैं ब्राइट वो कम ब्राइट हैं। तो इस तरह से हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। वहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक स्लिट बनाई, ब्लेड लगाए थे, वहां पर ब्लेड के बीच में जो मिनिमम सेपरेशन हो सकता है वो किया, उसके ऊपर लेजर लाइट जब पड़ रही थी तो क्या ऑब्जर्व किया, उस लेजर लाइट ने दीवार पर जो पैटर्न बनाया है, दीवार काफी डिस्टेंस पर है, 2-2.5 मीटर की डिस्टेंस पर है, चल कर गए, तो वहां पर जो पैटर्न बना वो पैटर्न क्या हुआ, बीच वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा लाइट पहुंच रही, अगल बगल वाले पोर्शन पर लाइट कम पहुंच रही है और उनके बीच में तो लाइट पहुंच ही नहीं रही है। तो ये पैटर्न हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इसको हम डेराइव करना चाहते हैं कि एक्चुअली हमें क्या डेरिवेशन बता सकता है कि लाइट वहां क्यों नहीं पहुंच रही है, जहां लाइट पहुंच रही है वहां क्यों पहुंच रही है। तो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो हेडिंग है हमारी डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे करवा सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सिंगल स्लिट बनी हुई है कुछ इस तरह की, ये सिंगल स्लिट बनी हुई है कुछ इस तरह की, ठीक है, सामने स्क्रीन है एक, यहां पर चेकिंग होगी वेव्स की जो चलेंगी यहां से, ठीक है। मान लेते हैं ये गैप कितना है, ए या बी जो भी मानना चाहो मान लो, मान लेते हैं ये गैप है बी का, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये बी का गैप है, ये गैप कितने का है, बी का, ये बी का गैप, ठीक, ये हो गया गैप बी का। अब यहां से वेव चलेंगी, मान लेते हैं पॉइंट यहां कहीं पर कंसीडर किया जिसका नाम है पी। तो वेव अगर यहां पर चलती हैं तो उस केस में क्या लिखा जा सकता है, हम ये बोल सकते हैं कि क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास एक वेव यहां से चली, एक वेव यहां से चली यहां पर पहुंच गई, दूसरी वेव यहां कहीं से चली यहां पर पहुंच गई और इन दोनों की चेकिंग हुई। वो चेकिंग डिसाइड करेगी कि कैसी चेकिंग है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो हम करते क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक वेव इधर से जा रही है ऐसे, ठीक है, इधर से या ऐसे बोल देते हैं, ऐसे जा रही है इधर, ठीक है, इस पॉइंट पर मिलने वाली है, और एक वेव ऐसी जा रही है जो इस पॉइंट पर मिलने वाली, दो वेव है इस तरफ जा रही हैं। तो अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 है, याद होगा EM वेव में हम लोगों ने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है। तो अगर ये दोनों हर इस P पॉइंट पर चेकिंग होती है तो इस P पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड लिखा जाता है वो E1 प्लस E2 लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है स्लिट को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बस इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, कुछ फाइनाइट ही होंगे लेकिन बहुत सारे होंगे। अगर वो बहुत सारे होंगे तो क्या करते हैं, हम एक ऐसे सोर्स मतलब पोर्शन से लाइट निकालते हैं जिसकी वजह से P पॉइंट पर फील्ड लिखेंगे और उस फील्ड को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर हम यहां से देखें
तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये x डिस्टेंस चलता है, तो ये x प्लस डेल्टा x चलता है। और अगर मान लेते हैं यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, सपोज s है, डिस्प्लेसमेंट s है यहां का, तो ये जो एंगुलर पोजीशन दे रखी है थीटा, तो उस केस में इधर अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो यहां से डेल्टा x की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको क्या लिख सकते हैं, s साइन थीटा लिख सकते हैं। याद रहेगा, ठीक है, लिखेंगे। तो अगर हम वेव की इक्वेशन लिखें यहां पर, तो वेव की इक्वेशन लिखी जाती E इज इक्वल टू में, या छोटा सा dE लिख देते हैं। यहां पर क्या होगा, छोटा सा गैप होगा ds, जिससे लाइट वेव निकलेंगी। ये है विड्थ, तो यहां से वेव निकलेंगी। तो जो E होता है, इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी, जितना स्लिट हम ओपन करेंगे उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। स्लिट ज्यादा ओपन होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी सामने जाएगी, स्लिट कम ओपन होगा तो कम जाएगी। इसका मतलब जो E बनने वाला है वो सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, और ds लिख सकते हैं, और यहां पर बन जाएगा साइन, या ऐसे लिख देते हैं इसे हम, हाँ ठीक है, ऐसा होगा। इसको लिख सकते हैं कॉस लिख लो, साइन लिख लो, जो भी लिखना चाहे लिख लो। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, kx माइनस ओमेगा टी। वेव की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, kx माइनस ओमेगा टी। ये dE निकल के आया है हमारे पास, ये dE निकल के आया है। अगर हम यहां से dE को और थोड़ा सही करें, dE मतलब इस छोटे से स्लिट से पास करते हुए लाइट अगर वहां गई, जिससे छोटा पार्ट हो ही नहीं सकता, तो dE लिखा है। इसको C1 इंटू में हम ds लिख सकते हैं। यहां पर लिखा जाएगा cos, यहां पर लिखेंगे k, दोनों में गैप कितना है, x प्लस डेल्टा x, तो यहां x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, और माइनस का ओमेगा टी लिखा जाएगा। ये रहेगा, ठीक है। तो ये पहली जगह से यहां से जो लाइट वेव जाएगी, यहां से 1 वाली है, और यहां से जो जाएगी 2 वाली है। तो ये 1 वाली के लिए लिखा गया है और ये 2 वाली के लिए लिखा गया है। अब इस 2 वाली को हम इंटीग्रेट करके सारी वैल्यू निकालना चाहते हैं कि टोटल क्या आएगा। तो एक काम करो, सबसे पहले इस डी को इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर हम यहां पर लिख दें E इज इक्वल टू में, यहां पर कांस्टेंट C1 है, C1 को बाहर लिख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा ds, तो हम इसको लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक जाएगा, तो s शुरू होगा 0 से, जाएगा b तक, तो 0 से लगा करके b तक जाएगा s, ये b तक जाने वाला है, ये b तक जाएगा। और इसको अगर थोड़ा और ठीक करके लिखो तो हम इसे लिख सकते हैं cos kx, ठीक है, और प्लस में बन जाएगा k इंटू में डेल्टा x, k इंटू डेल्टा x, डेल्टा x का मतलब होगा s साइन थीटा, चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर क्या होगा, माइनस ओमेगा टी आएगा, और इंटू में यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ds लिख सकते हैं। सॉल्व कर दें इसे, तो यहां पर बन जाएगा E इज इक्वल टू में C1 इंटीग्रेशन 0 से लगा करके b बनेगा। इसको थोड़ा ठीक करो तो इसे लिखा जा सकता है cos, बोलो, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां से, तो ये बनेगा s, तो इसे लिख सकते हैं हम k साइन थीटा, इंटू में क्या बन जाएगा, s बन जाएगा, प्लस kx माइनस ओमेगा टी बनेगा, और इनटू में यहां क्या बन जाएगा, ds बन जाएगा। सही है। हमने क्या किया, यहां पर से s डिस्टेंस नीचे गए, छोटा सा स्लिट लिया, उससे छोटा स्लिट हो ही नहीं सकता, उससे लाइट निकल करके P तक पहुंच रही है, उस E को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, और जैसे E को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटेंसिटी जो निकल के आएगी कुछ कांस्टेंट C होगा, और यहां पर E का स्क्वायर होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हमें इस तरह से इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहले ही तो पूरा निकाल लें। अब यहां से देखना ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू में C1, तो ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा गया है, S के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेट करना है, तो S के रेस्पेक्ट में देखो K साइन थीटा लिखा है, तो डिवाइडेड बाय में चला जाएगा K साइन थीटा, डिवाइड कर दिया। कॉस का होता है साइन थीटा, तो साइन पहले b रखेंगे ना, तो यहां पर बन जाएगा k साइन थीटा इंटू में b, और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, चलेगा ये, ठीक है। और माइनस अगर हम वैल्यू 0 रख देते हैं s की, तो s की वैल्यू जैसे 0 रखी जाएगी, ये पोर्शन 0 होगा, वो बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है,
अब देखो इसका फार्मूला हमें पता है, क्या है फार्मूला? फार्मूला देखो लिखा है ये साइन ए माइनस, और ये क्या लिखा है? नहीं वहां पर साइन हुई होगा ना, ठीक है साइन ही होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, यहां साइन सी माइनस साइन डी लगने वाला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिखेंगे यहां पर C1 डिवाइडेड बाय में K साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। इस वाले को लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा? तो इस वाले को हम लिखेंगे यहां से साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या लिखते हैं? 2 साइन क्या लिखेंगे बोलो? C माइनस डी, या ऐसे लिख लो 2 कॉस C माइनस डी। तो C माइनस डी लिखवाओ, तो इसमें से उसको माइनस करेंगे, वो वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा K B साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, इनटू में यहां पर लिखेंगे साइन, और उधर वाले में क्या बनेगा? तो साइन C माइनस साइन डी, बिल्कुल 2 cos C प्लस डी बाई 2 और साइन C माइनस डी बाई 2, ठीक। और यहां पर बनेगा दोनों का डिफरेंस, पहले दोनों को जोड़ा है ना, एक मिनट, पहले दोनों को जोड़ा है, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस ये मिलेगा, तो यहां पर बन जाएगा K B साइन थीटा, और यहां पर बन जाएगा KX माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और ये बन जाएगा यहां से KX माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? साइन, दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो वो कैंसिल हो गए, यहां पर बन गया KB साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या किया हमने? साइन C प्लस साइन डी लगाया है, मतलब यहां पर साइन C माइनस साइन डी था, 2 cos C प्लस डी बाई 2 और साइन C माइनस डी बाई 2, यही लिखा है। अब हमें क्या करना होगा? इस 2 को अगर हम इधर भेज दें तो ये निकल के आएगा, देखो C1 या 2C1 डिवाइडेड बाय में K साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। यहां पर इसका कोफिशिएंट यही था ना, हाँ ठीक है, S साइन थीटा चलेगा, यहां पर बन गया, हाँ ठीक है। अब इसको लिखवा देते हैं, ये क्या बन जाएगा? तो इसे लिख सकते हैं साइन KB साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2 लिख सकते हैं, ठीक है यहां पर, और उधर साइड में क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा कॉस, इसके नीचे से भेज दें तो लिख सकते हैं KB, या पहले उसको लिखवाओ उस वाले को, तो उसको लिख सकते हैं KX माइनस ओमेगा टी, 2 बार है, डिवाइड करोगे 1 बार बचेगा, और प्लस यहां पर लिखेंगे KB साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2 बन जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आई। तो E का एक्सप्रेशन देखो क्या बना है, E इज इक्वल टू में 2C1 डिवाइडेड बाई K साइन थीटा, K साइन थीटा, और यहां पर बन जाएगा साइन KB साइन थीटा बाई 2, साइन यहां पर KB साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2, यहां पर बन जाएगा कॉस KX माइनस ओमेगा टी प्लस में क्या है? KB साइन थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा KB साइन थीटा बाई 2, ऐसा कुछ बनेगा। अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले देखो इस वाले में x भी है, t भी है, कोई है जो टाइम के साथ नहीं बदल रहा, तो ये वाली वैल्यू है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, ये E0 है हमारे पास। तो अगर हम ये वैल्यू लिखना चाहें तो E0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2C1 अपॉन K साइन थीटा, यहां पर बन जाएगा साइन KB साइन थीटा बाई 2, ऐसा बन गया, E0 बन गया। अब इंटेंसिटी लिखी जाती है तो क्या लिखते हैं? कोई कांस्टेंट, तो मान लेते हैं C2 कर दिया गया, और यहां पर हो जाएगा E0 का स्क्वायर, तो C2 तो ठीक है, E0 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? यहां बनेगा 4C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय में बनेगा K स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर KB साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बन गया। सही है ना? हाँ ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू में हमारे पास बनेगा C1 स्क्वायर C2, सही है। यहां पर हम इसको ठीक करते हैं तो इसे लिख सकते हैं K साइन थीटा डिवाइडेड बाई में 2 का स्क्वायर कर देते हैं,
यहां पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर के बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में यहां पर बन जाएगा 2, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करके देखो, अगर हम यहां से पुट कर देते हैं कुछ वैल्यू, मान लेते हैं इसको छोटा करने के लिए कि जो के बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2 है, इसको हम मान लेते हैं सपोज बीटा, एंगल ही तो है। अगर इसको बीटा लिख दें तो क्या लिखेंगे, के की वैल्यू क्या होती, 2 पाई बाय लैम्डा रख दो, यहां पर बन जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 2, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की। अब इसको सॉल्व करना, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो बनेगा पाई, यहां बन जाएगा साइन थीटा, पाई बी साइन थीटा, पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में यहां पर लैम्डा बनेगा, ये बीटा की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ही ये बीटा निकल आया, अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू में, I इज इक्वल टू में C1 का स्क्वायर इंटू में C2 बन जाएगा, और यहां पर K साइन थीटा बाई 2, K साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर बीटा, तो ये हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाता है। और अगर इसमें हम C1 C2 को देखें, और कोई तो कांस्टेंट है नहीं यहां पर, तो C1 C2 हमारे हो गए कांस्टेंट, जिनको हम बोल देते हैं अगर I नॉट, तो यहां से I इज इक्वल टू में फार्मूला आ जाएगा I नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय में बीटा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इंटेंसिटी का सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर इजी वे में समझेंगे तो समझ में आएंगी। डेरिवेशन अगर नहीं भी समझना तो मत समझिए, आई नॉट का जो फार्मूला निकल के आया उसका एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी जो हम लोगों ने देखा था एक्सपेरिमेंट में, वो इसी बात पर डिपेंड कर रहा था कि इंटेंसिटी कहां कैसी होगी। तो ये दोनों फार्मूले हमारे पास रिजल्ट में निकल के आए हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। अब इसके आगे आओ, इसके आगे बात करते हैं। यहां पर इंटेंसिटी का फार्मूला निकाल लिया हमने, इंटेंसिटी आ गई आई इज इक्वल टू में आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी का फार्मूला निकल के आया है, याद रख लेंगे इसे हम। और यहां पर जो बीटा है वो आया है पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या बना है, लैम्डा बना है। अब हम यहां से लोकेशन निकालेंगे कि अंधेरा कहां होगा और उजाला कहां होगा, मतलब डार्क फ्रिंज कहां बनेगी और ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कि डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज की बात करोगे अगर, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी तो 0 होनी चाहिए, इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है यहां से बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, बीटा 0 होना चाहिए। लेकिन हाँ, बीटा 0 होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 0 करवाने के लिए हम कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 का मतलब ये वैल्यू 0 बन जाए, तो यहां से साइन बीटा इज इक्वल टू 0 बन जाए, तो बीटा की वैल्यू एक तो 0 आएगी, लेकिन हम वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट बीटा नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो बीटा स्क्वायर लिखा, तो बीटा की वैल्यू 0 नहीं ले रहे हैं, वो हम सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अगर बीटा की वैल्यू यहां से लिखने लगोगे तो क्या आएगी, एक तो आएगी पाई की वैल्यू 0 होती है, ऑफ कोर्स साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और अगर यहां से 2 पाई की वैल्यू लिखोगे तो 0 होती है, 3 पाई लिखोगे तो वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से डॉट 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 करते चले जाओ, वैल्यू 0 मिलती चली जाएंगी। अगर हम बीटा की वैल्यू यहां पर रखना शुरू करें तो क्या निकल के आएगा, बीटा की वैल्यू अगर मान लो हमने पाई रखा, इस इक्वेशन से बात कर रहे हैं अब, तो पाई रख दोगे तो पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, लैम्डा। इस पाई से इस पाई को कैंसिल कराओगे तो यहां से साइन थीटा जो निकल के आएगा वो लैम्डा डिवाइडेड बाय में बी आने वाला है। आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, फर्स्ट मिनिमा इतनी लोकेशन पर बनेगा। इसी तरह से अगर हमें सेकंड मिनिमा निकालना हो तो उस जगह पर 2 पाई रख देंगे, तो 2 पाई इज इक्वल टू में बनेगा पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, बी। यहां मान लो थीटा 1 लिख दिया है, थीटा 1 है, ये थीटा 2 लिख दो, तो इंप्लाइज दैट लगा के देखो, यहां से साइन थीटा 2 क्या बन जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी यहां से 2b, या ऐसे यहां पर लैम्डा होता है ना,
लैम्डा, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई में बी। इसी फार्मूले को बुक में निकाला जाता है। तो देखो यहां से चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अगर मान लो हम nth मिनिमा की बात करें, फॉर nth मिनिमा, तो nth मिनिमा की अगर बात करोगे यहां से तो क्या निकाल सकते हैं, साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू में n लैम्डा डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, b बनेगा, या जो भी लिखना चाहे लिख लो, स्लिट की विड्थ ये बन जाएगा। और एक हम जानते हैं if थीटा इज वेरी स्मॉल, ऑफ कोर्स होगा, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो हम इसको सिंपली थीटा n लिख सकते हैं, n लैम्डा डिवाइडेड बाई में b आएगा, और यहां से जो थीटा निकल के आता है किस में होगा, रेडियन में आएगा। ठीक, ये तो हो गया। तो ये हमारे पास लोकेशन आ गई कि मैक्सिमा कहां बनेगा, जो 0 पर बन रहा था, यहां पर जो स्क्रीन थी इसमें सामने वाले पॉइंट इस O की बात नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि यहां O पर क्या हो रहा था, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 है, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 रख दिया, यहां से आओ देखो इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, 0 बाई 0 बनेगा, तो उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, अब बात करते हैं उसके बारे में, सेंट्रल मैक्सिमा कहां बनेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या करना होगा, इसी के ऊपर बीटा इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हम यहां से लिखेंगे इंटेंसिटी जो आएगी I इज इक्वल टू में I नॉट, या फिर ऐसे लिख देते हैं, हाँ I नॉट लिख दो, और यहां पर बनेगा लिमिट, और यहां पर बीटा टेंडिंग टूवर्ड 0, यहां पर बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई में बीटा। ये लिमिट जानी पहचानी लग रही होगी, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी, 1 हो गई। तो यहां से I जो निकल के आएगा वो I नॉट निकल के आएगा फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में अगर बात करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी, I नॉट होगी वहां इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल पर इतनी I नॉट होगी तो पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा, दूसरा मैक्सिमा कहां मिलेगा। तो अगर हम इसका पैटर्न यहां पर बनाएं, आओ देखो, जैसा कि वहां पर अभी देखा था स्क्रीन पर कैसा पैटर्न बन रहा था एक्सपेरिमेंट में, वो पैटर्न आओ यहां बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहां कहीं पर O पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमने यहां देखी थी, उसके बाद फिर कम होते होते फिर कम होती चली गई, कुछ ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला ये देखो कहां बना है, इस पर इंटेंसिटी तो हमारे पास I नॉट के बराबर है, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर इंटेंसिटी I नॉट है। यहां पर पहला मिनिमा बनता है, तो फर्स्ट मिनिमा बनता है लैम्डा डिवाइडेड बाई में A पर या B पर, जो मानना चाहो मान लो। यहां पर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई में B पर बनता है। दूसरा बनता है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई में B पर, तो यहां पर सिमिलर यही होगा, माइनस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई में B पर बनेगा। आगे इसी तरह से बनते चले जाएंगे 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई में B पर, यहां पर माइनस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई में B पर बनेंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज निकल के आती है कि अगर हमें मैक्सिमा निकालना हो तो मैक्सिमा को ये बोल सकते हैं क्या, इनके बीचों बीच होगा, लेकिन यहां से जो फार्मूला निकाला ना, इस फार्मूले से चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आती है ना, इसके लिए जो बीटा की वैल्यू होती है फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़ दो, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो यहां से बीटा की वैल्यू जो निकल के आती है 1.45 पाई होती है। इसको रफली हम लिख सकते हैं 1.5 पाई, 1.5 पाई का मतलब 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और अगर बीटा की वैल्यू इतनी आ गई तो यहां इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो I इज इक्वल टू निकल के आएगा I नॉट, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर, मतलब बीटा का स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये I नॉट बनेगा, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 तो 1 बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो यहां पर बनेगा 4 डिवाइडेड बाई में 9 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं I नॉट, यहां बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 ले लो तो ये बन जाएगा 90। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी I नॉट बाई 22। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा उसकी इंटेंसिटी निकल के आई कि जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा उसकी इंटेंसिटी का 1/22 टाइम्स कम निकल के आएगी, या 22 टाइम्स कम होगी, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये पता चल गया कि ये जो
फर्स्ट मैक्सिमा बनने वाला है वो कितने पर बनेगा, तो वो बन जाएगा यहां से 3 लैम्डा बाई डी पर या बी पर बनेगा। तो ये अगला किस पर आएगा, तो 5 लैम्डा बाई बी पर आएगा। यहां पर 2 भी है, यहां पर 2 भी है। इसी तरह से यहां पर सिमिलर होगा, क्या लिखेंगे, -3 लैम्डा बाई 2b, और इसको लिख देंगे हम -5 लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2b। निकाल लिया। तो हम अब जनरलाइज कर देते हैं यहां पर सारे फार्मूलों को। जनरलाइज क्या करना है, सबसे पहले कोई पूछता है फॉर nth मिनिमा, nth मिनिमा की अगर बात करोगे तो उस केस में यहां पर एंगुलर पोजीशन लिखी जाएगी, एंगुलर पोजीशन थीटा n। अगर लिखोगे फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए तो वो लिखी जाएगी n लैम्डा बाई डी या b, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, ये लिखा जाएगा। रेडियन में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और इसी तरह से बात करते हैं फॉर nth मैक्सिमा, सेंट्रल को छोड़ के बात कर रहे हैं, तो इसकी एंगुलर पोजीशन कहां होगी, एंगुलर पोजीशन रफली जो निकल के आएगी थीटा n, वो क्या होगा, वो यहां से ऑड मल्टीपल आ रही है तो इसको लिख दो 2n + 1 इंटू में लैम्डा डिवाइडेड बाई में यहां 2a लिख सकते हो या 2b लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये बन गया, इंटेंसिटी का फार्मूला निकल आया है। और अगर हम बात करें यहां से विड्थ ऑफ या एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा उसकी एंगुलर विड्थ क्या निकल के आएगी। तो ऐसे देखो, यहां पर ये स्लिट है, इसके सामने यहां कहीं पर बात करते हैं तो ये इधर मिलेगा, ये इधर मिलेगा। यहां पर जाकर के इसको अगर हम इस तरह से बनाएं तो देखो ज्यादा बेटर बनेगा। ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी एंगुलर पोजीशन हमें बतानी है। तो यहां से देखो ये वाली पोजीशन और यहां से देखो ये वाली पोजीशन होंगी। तो ये वाली पोजीशन तो हमने निकाली ना, फर्स्ट मिनिमा यहां मिलता है लैम्डा बाई ए पर या लैम्डा बाई बी पर, और यहां पर भी क्या मिलता है, ये माइनस लैम्डा बाई बी पर मिलता है। तो अगर एंगुलर विड्थ लिखनी हो हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की तो वो निकल के आएगी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाई में बी, ये ऐसा निकल के आ जाएगा। लीनियर लिखना हो, लीनियर विड्थ क्या निकल के आएगी, तो लीनियर विड्थ में बहुत इजी है, साइन थीटा को हम टैन थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी थीटा, या ऐसे देखो साइन थीटा क्या है, यहां से देखो इसको भी इधर लिखेंगे, साइन थीटा निकल के आया है लैम्डा डिवाइडेड बाई में बी। ठीक है, तो साइन थीटा को टैन थीटा लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि मान लेते हैं y है डिवाइडेड बाई में सेपरेशन क्या होता है, तो कैपिटल डी होता है, तो कैपिटल डी लिख दो यहां से, तो ये लैम्डा बाई बी बनेगा। तो y इज इक्वल टू यहां से कितना आएगा, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में कैपिटल डी आएगा, एक मिनट, d लैम्डा डिवाइडेड बाई में स्मॉल b आएगा, ये y निकल के आया। तो जितना ऊपर उतना नीचे, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई में b, ये हो जाएगी लीनियर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की। इजी है, निकाल सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं तो एक दूसरा तरीका होता है निकालने का, यहां पर आओ देखते हैं, इधर ही अल्टरनेट अप्रोच क्या होता है, अल्टरनेट मैथड। अगर हमें इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करना तो उसके लिए अल्टरनेट मैथड है हमारे पास। क्या है वो, याद होगा जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसमें देखा था कि अगर फेज डिफरेंस, या डायरेक्ट लिखो ना, डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस होता है, अगर वो पाई हो जाए, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, मतलब इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो यहां पर क्या होता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था ना। ठीक है, और अगर यहां से डेल्टा फाई इज इक्वल टू में 0 आ जाता था, या फिर हम यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख दिया करते थे 2n + 1 इंटू में लैम्डा बाई 2, तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। तो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था तो कंस्ट्रक्टिव के बारे में हमें बात नहीं करना, हम डिस्ट्रक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो स्लिट मान लेते हैं हमारे पास ये दे रखी कुछ इस तरह की स्लिट है,
ये कुछ इस तरह की स्लिट दे रखी है, सामने यहां पर स्क्रीन है। अब हमें यहां पर चेकिंग देखनी है, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पर चेकिंग देखनी है। तो अगर ये सेपरेशन मान लेते हैं B दिया गया है, तो इसको पहले हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और दो पार्ट में ब्रेक करके देखेंगे यहां पर कि यहां से जो लाइट वेव निकल के P पर जा रही है और यहां से जो लाइट वेव P पर निकल करके जा रही है, फिर उसके नीचे वाले से निकल करके यहां पहुंच रही P के ऊपर, फिर इसके नीचे से पहुंच रही P के ऊपर, इसके जस्ट नीचे से पहुंच रही है इस P के ऊपर, ऐसा कुछ। तो देखो पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो देखो पहली और दूसरी को देखो, हाँ ठीक है, नहीं पहली और एक मिनट, पहली को हम बोल रहे हैं तीसरे के साथ और दूसरे को बोल रहे हैं चौथे नंबर के साथ, ठीक है। ये दोनों जाकर के P पर चेकिंग करती हैं, P पर चेकिंग करती हैं, इनके बीच में हम पाथ का डिफरेंस λ/2 अगर करवा दें तो कैसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव? तो डिस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो मिनिमा बनेगा, मतलब हम इससे मिनिमा की लोकेशन निकाल सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है फर्स्ट मिनिमा कहां बनेगा, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे और दोनों एक दूसरे को वहां कैंसिल करवा देंगे। तो अगर दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो देखना ध्यान से, ये हमारे पास स्लिट दो पार्ट में ब्रेक किया, यहां से एक वेव चली, यहां से एक वेव चली, तो ये कितना हो जाएगा B/2 बनेगा। एंगुलर पोजीशन अगर ये थीटा है तो इस पर परपेंडिकुलर गिराओगे तो थीटा बनेगा, तो यहां से पाथ डिफरेंस क्या बनेगा B/2 sin थीटा, और इसको किसके बराबर करना है λ/2 के बराबर करना है। तो यहां से देखो sin थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, पहले के लिए λ/b आई। इसी तरह से अगर मान लो हमें सेकंड मिनिमा चाहिए, सेकंड मिनिमा चाहिए, तो अब की बार इसे चार पार्ट में ब्रेक करवा दो। तो चार पार्ट में ब्रेक कराओगे, 1 2 3 4 ऐसा हो गया, चार पार्ट में ब्रेक हो गया। अब यहां से लाइट वेव चलेंगी और यहां से लाइट वेव चलेंगी, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, दो का जो पेयर बनेगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना होकर के डिस्ट्रक्टिव होगा। ये गैप कितने का आएगा, तो ये हो जाएगा आपकी बार B/4। तो पाथ डिफरेंस कितना बनेगा B/4 sin θ2 और इज इक्वल टू में क्या होगा λ/2। तो sin θ2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 λ/b आएगा। इसी तरह nth को हम जनरलाइज कर सकते हैं, फॉर nth मैक्सिमा मिनिमा मिनिमा। तो अगर इसको हम जनरलाइज कर दे तो उस केस में यहां से निकल के आएगा sin θn इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे n λ/by में b आएगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। और यहां से देखें तो जनरल आइडिया लगा सकते हैं, जहां पर दो मिनिमा मिलेंगे उसी के बीच में एक मैक्सिमा होगा। तो इसको ऐसे बनाया जैसे अभी जैसे बनाया था, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कि यहां पर सेंट्रल हो गया, ये λ/a हो गया, ये 2 λ/u हो गया, तो इसके बीचों बीच में जो आएगा वो क्या होगा 3 λ/by में 2a आ गया। तो ये फर्स्ट मिनिमा मैक्सिमा की लोकेशन मिल गई। यहां पर क्या होगा 5 λ/by में 2a बनेगा, यहां पर λ/a बनेगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं -3 λ/by में 2a। तो यहां से जनरलाइज कर देते हैं, फॉर nth मैक्सिमा, nth मैक्सिमा की लोकेशन निकालनी हो तो यहां से लिखना sin θn इज इक्वल टू में 2n + 1 इंटू में यहां पर लिख देना λ/by में 2b। तो अगर वो उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं भी करना सिंगल स्लिट के लिए, तो जो बोर्ड पर इस समय लिखा है इससे भी लगा सकते। बस याद होना चाहिए कि जब कभी भी दो वेव पाई फेज डिफरेंस या λ/2 के पाथ डिफरेंस पर इंटरफेयर करती हैं तो उस केस में वहां पर मिनिमा बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। बस इतना याद रखना है, इस तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देख लिया विड्थ कैसे लिख सकते हैं, तो एंगुलर लिखी जाएगी 2 λ/b और लीनियर लिखी जाएगी 2d λ/b। एक स्पेशल केस होता है वो और देख लो, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है, तो स्पेशल केस में यह है कि मान लो कभी हमारे पास कैपिटल D ना दिया गया हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहां पर ये स्लिट बनी हुई है, सपोज स्लिट बहुत छोटी होती है, ज्योमेट्री बनाने के लिए हम इतनी बड़ी बना रहे हैं, यहां पर P पॉइंट दिया गया है। तो सिंगल स्लिट का जो फिगर बनाया जाता है ना एक्चुअली, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, आओ बना देते हैं एक बार सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिगर बना देते हैं पूरा। तो उसमें कुछ ऐसा होता है, यहां पर हमारे पास एक सोर्स होता है जिसमें चारों तरफ लाइट निकल रही होती है, ये इस तरह से लाइट निकल रही होती कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स है, कोई सोर्स है।
अब हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन करवाना चाहते हैं तो प्लेनर वेव फ्रंट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, इसके सामने हमारे पास एक लेंस रखना है, एक लेंस रख दो इसके सामने, एक लेंस रख दिया इसके सामने, ऐसा एक लेंस रख दिया, ये इसके फोकस पर है, तो यहां से जो लाइट वेव निकलेंगी यहां जाएंगी, यहां से निकलेंगी यहां जाएंगी, और उसके बाद ये पैरेलल हो जाएंगी। और जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो यहां पर हम लगाएंगे अब स्लिट, यहां पर अब हम स्लिट लगाने वाले हैं सी, ठीक है, यहां पर हम स्लिट लगाने वाले हैं सी, ये स्लिट लगा दिया। स्लिट विड्थ मान लेते हैं ए है, बी है, जो भी बी लेकर चल रहे हैं तो बी मान लेते हैं, ऐसा है यहां पर। उसके बाद में क्या होगा, जब यहां पर पहुंचेंगी तो कुछ लाइट वेव तो सीधे चलेंगी यहां से और कुछ मुड़ेंगी, तो स्क्रीन बना दो यहां कहीं, स्क्रीन बना दिया इधर कहीं पर। अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि कुछ सीधे जा रही हैं, तो कुछ सीधे जाएंगी तो यहां पर हमें एक लेंस लगाना होता है जो इनको फोकस करवाता है पैरेलल को, तो ये यहां से गई और ये यहां से गई और ये जाकर के यहां कहीं पर मिलेंगी, तो इनके बीच में कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा जिसकी पोजीशन अभी हम लोगों ने निकाली है। अब क्या होगा, ये बेंडिंग भी तो होगी इसकी, तो मान लेते हैं थीटा एंगल से बेंडिंग हुई, थीटा एंगल से बेंडिंग हुई, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और इनकी चेकिंग किसी पी पॉइंट पर हो रही, तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और यहां से चले ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इनकी चेकिंग हो रही है। तो थीटा अगर पैटर्न ये ऊपर उठा है तो उस केस में यहां से जो एंगल बनता है वो भी तो थीटा ही होगा, सब पैरेलल दिखेंगी, क्योंकि हम लोग कुछ डिस्टेंस चल करके जाएंगे मीटर ऑर्डर में, ये तो मिलीमीटर के ऑर्डर का भी 1/10 पार्ट हो सकता है, 1/20th पार्ट हो सकता है। तो ये सोर्स था हमारे पास, यहां पर ये लेंस था जिसका नाम हम L1 रख देते हैं और ये लेंस है L2, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो स्लिट सेपरेशन D होता है ना, जिसको हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पढ़ा है अब तक, ये D होता है, ये B होता है, कभी कभी ये नहीं दिया होता है, और अगर ये नहीं दिया होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में स्पेशल केस ये आता है कि हमें अगर सेंट्रल मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ निकालनी है या एंगुलर पोजीशन लिखनी है, ये D ना दिया हो, तो उस केस में बोलेंगे कि इसकी फोकल लेंथ हमें बता दी जाएगी, इसकी जो L2 होगा, ये लेंस क्या है L2 है और इसकी फोकल लेंथ f दे रखी है, तो अगर ये f दे रखी होगी तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। यहां पर अगर स्लिट है कुछ इस तरह से, तो स्लिट के बिल्कुल पास में लगा दिया जाएगा इसे, और फिर ये पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे हम। तो यहां से जो लाइट ऊपर जाएगी, यहां से लाइट जो ऊपर जाएगी, इसकी चेकिंग यहां कहीं पर जो हो रही है इस तरह से, इस पी पॉइंट के ऊपर, इसकी फोकल लेंथ f है, तो बताओ ये D का काम नहीं करने लगेगा। D क्या है, अच्छा स्लेट से लगा करके स्क्रीन की डिस्टेंस, ये क्या है स्क्रीन है, बोर्ड में यही फिगर बनाना है ये वाला, इसीलिए बना दिया है। तो D स्क्रीन है, यहां पर D सेपरेशन है स्लिट और स्क्रीन के बीच का। अगर इस लेंस को हम पास में ले जाएं, स्लिट के बहुत पास ले जाएं, तो हम इसकी फोकल लेंथ को किसके बराबर लिख सकते हैं, D के बराबर। क्यों, क्योंकि ये इनको फोकस करके O पर मिला रहा है जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, और पैरेलल आने वाली राइट रेज फोकस पर मिलती हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो एंगुलर पोजीशन होगी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, वो क्या लिखी जाएगी, वो था 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय में, यहां क्या लिखा गया था 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय में b था, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा लिखना हो लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ में क्या लिखा गया था, यहां था 2d लैम्डा, तो यहां 2f लैम्डा डिवाइडेड बाय में b लिखा जाएगा, बस इतना याद रखना है। तो जब कभी भी हमें गैप ना दिया गया हो स्लिट और स्क्रीन के बीच का, तो हम वहां पर फोकल लेंथ लेकर के चलेंगे जो लेंस यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल केस। यहां पर ये अल्टरनेट मेथड है कि हम लोकेशन पता कर सकते हैं कि मैक्सिमा कहां बनेगा, मिनिमा कहां बनेगा। एक्चुअली हम मिनिमा की लोकेशन निकालते हैं, मैक्सिमा अपने आप आएगा। और अगर हमें मैक्सिमा चाहिए तो मैक्सिमा के लिए इसे ऑड नंबर में डिवाइड कर दो, तो जो इवन वाले होंगे वो पेयर बना बना के 0 इंटेंसिटी कर लेंगे, जो सिंगल बचेगा वो पाथ डिफरेंस की वजह से पी पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो वहां पर मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। ये स्पेशल केस हो गया। यहां पर इल्यूमिनेशन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से जो पैटर्न बनता है इल्यूमिनेटेड पैटर्न, वो कैसा होता है। देखो
इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास सपोज यहां पर एक स्लिट पैटर्न दिया गया है, ये स्लिट है, कोई पतली सी स्लिट है जो हम लोगों ने ब्लेड की मदद से बनाई थी, स्लिट है, एस मान लेते हैं इसे, और यहां पर कोई सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। हम यहां कौन सा सोर्स यूज करते हैं? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। इस पर जब लाइट आकर ये गिरती तो सामने अगर ये स्क्रीन रख दी जाए, ये स्क्रीन रख दी जाए, तो स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ये पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, जो बीच में बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा वो सबसे ज्यादा डार्क होता है। देखा था ना अभी एक्सपेरिमेंट में, ये इतना ज्यादा डार्क होता है। उसके बगल जो बनता है वो कम डार्क होता है, कम डार्क होता है। इसके बगल जो बनेगा वो भी कम डार्क होगा, ठीक है। इसके ऊपर जो बनता है वो और भी कम डार्क होगा, यहां बनेगा वो और कम डार्क होगा, इसके ऊपर जो बनेंगे वो बहुत कम डार्क होंगे। तो इस तरह से इंटेंसिटी का पैटर्न आता है। इसकी इंटेंसिटी अगर I0 होती है तो इसकी इंटेंसिटी क्या लिखी जाती है? I0/22, और इसकी इंटेंसिटी लिखी जाती है I0/61, ठीक है। अप्रॉक्स ये रहता है, या फिर कभी कभी यहां पर 63 भी लिखा मिल सकता है, वो राउंडिंग ऑफ पे डिपेंड करता है, बस 61 याद रखेंगे। तो वैसे ही यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? I0/22, और इसकी हो जाएगी I0/61। फार्मूला निकाल दिया है। जो I होता है किसी पॉइंट P पर, या बोल दो कि जो I होता है किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पर, वो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है I0 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई में बीटा स्क्वायर लिखा जाता है, वेयर बीटा इज इक्वल टू पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई में लैम्डा होता है। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूले को जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, कभी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे याद रख सकते हैं। अब ये पैटर्न कैसे कैसे ऑब्जर्व हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है इसकी स्लिट विड्थ के ऊपर। ये बी है, ठीक है। अब अगर हम ये स्लिट विड्थ बी ले लेते हैं, ये स्लिट विड्थ बी क्या, यहां से ये गैप जो है वो बी है, ठीक है। इसका गैप अगर बी ले लेते हैं और जो यहां लैम्डा है इसमें कंपेयर करवा के सारी चीजों को हम निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट अगर ए पॉइंट लिखा जाए कि जो बी है वो बहुत बहुत बड़ा है लैम्डा से, तो अगर बी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी लैम्डा से, तो यहां से अगर हम साइन थीटा एन लिखें तो वो तो लैम्डा डिवाइडेड बाय में बी है ना, बहुत है। तो यहां पर जो थीटा एन होगा, या ऐसे बोल सकते हैं बी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो गई ना, तो यहां से जो थीटा एन होगा वो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, कम जो टोटल इंटेंसिटी होगी, टोटल इंटेंसिटी जो होने वाली है, इंटेंसिटी विल कंसंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पर जाकर के कंसंट्रेट करेगी इंटेंसिटी। मतलब अगर ये स्क्रीन है हमारे पास तो इंटेंसिटी सिर्फ इतने पार्ट में दिखेगी, ऐसे लाइट वहां से चलती है तो सिर्फ इतना पार्ट इल्यूमिनेट होगा, बाकी सब काला होगा। ये बोलना चाहता है ये पहला केस, खूब खाली खाली रहेगा। मतलब अगर यहां सामने स्लिट है कुछ इस तरह की, इधर न बना करके इधर बना देते हैं, दोनों बन जाएंगे। ये ऐसा है, अगर यहां पर ये स्लिट बनी हुई है कुछ ऐसी, और यहां स्क्रीन रखी गई, और ये कंडीशन लगे कि बी की वैल्यू लैम्डा से बहुत ज्यादा है, तो यहां पर केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब ये है केवल और केवल सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा होगा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। एक और केस हो सकता है, बी पॉइंट लिखना चाहो लिखो, तो बी पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, मान लो हमने कहा लैम्डा की वैल्यू बी के बराबर हो गई, तो साइन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी एन, वो तो निकल के आएगी 1, और जैसे 1 आएगी तो यहां से थीटा एन की वैल्यू कितनी बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। मतलब क्या है इसका मतलब यह है
कि यहां पर जो ये पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न में थीटा की 90 वैल्यू का मतलब ये है एंगुलर पोजीशन, इसकी वैल्यू 90 और इसकी वैल्यू 90 का मतलब है पूरे पैटर्न के ऊपर हमें ये ऐसा ऑब्जर्व होगा और उनकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होगा ये बीच में, या इसको ऐसे ही बना रहने दो, ऐसे सामने बना लेते हैं स्क्रीन, सामने स्क्रीन बना लोगे तो इसकी इंटेंसिटी अब यहां कम ज्यादा होगी, कंपेरेबल हो गया ना, लगभग बराबर हो गया, तो इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। पहले यहां ऐसा बनेगा, फिर यहां ऐसा बनेगा, फिर यहां ऐसा बनेगा, फिर उसके बाद ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, ये पैटर्न ऑब्जर्व होगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जब बी के बराबर आएगी तो कुछ ऐसा होता है, और लैम्डा की वैल्यू बहुत कम हो जाए अगर बीटा से, तो हमें सिर्फ एक व्हाइट लाइट वाला पैटर्न ऑब्जर्व होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरा केस हो सकता है कि यहां से बीटा ज्यादा था, मतलब बी की वैल्यू ज्यादा थी लैम्डा से। यहां वाले केस में क्या हो सकता है कि लैम्डा बहुत ज्यादा हो सकता है बी से, तो लैम्डा की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो जाए, अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए बी से, तो उस केस में क्या होगा, साइन थीटा एन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो लैम्डा बाई बी होती है ना। लैम्डा बहुत बढ़ गया है, तो लैम्डा अगर बहुत बढ़ जाएगा तो उस केस में यहां पर देखो इस वाले पैटर्न के ऊपर यहां पर डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होगा। रीजन क्या है, लैम्डा की वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो लैम्डा की वैल्यू अगर बी से ज्यादा हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में डिफ्रैक्शन पैटर्न ही ऑब्जर्व नहीं होगा, याद रहेगा। बस ये 3 पॉइंट है मेन जिन्हें याद रख सकते हैं हम। यहां पर ये पैटर्न है, इंटेंसिटी का ये फार्मूला जरूर याद रखना है, कैसे काम करता है, क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, वो सारे पॉइंट्स यहां से पता होने चाहिए। यहां से हम लोगों ने जो निकाला है, ये बोर्ड में अगर पूछा जाता है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिगर, तो ऐसा बनाना है, ठीक। एक और बात पूछी जाती है, उसको भी आओ यहां पर कंफर्म कर लेते हैं, इधर कहीं पर एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा पॉइंट में कवर कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले हम लोगों ने भी साइन थीटा एन लिखा, किसके लिए, मिनिमा के लिए, तो वो क्या निकल के आया, वो लैम्डा बाई या एन लैम्डा बाई डी या बी निकल के आया। दूसरा पॉइंट अभी हम लोगों ने लिखा साइन थीटा एन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए निकाला, सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़कर, तो वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया 2n + 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 भी निकल के आया, ठीक है। तीसरा इंटेंसिटी का फार्मूला निकाला, तो I = I0 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई में यहां बीटा स्क्वायर बना, और यहां से हम लोगों ने लिखा कि जो बीटा की वैल्यू है पाई वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई में क्या निकल के आई, लैम्डा आई। अब तक याद हो गए होंगे फार्मूले। फोर्थ नंबर, अगर हमें लीनियर पोजीशन निकालनी हो, जैसे मान लो हमने कहा yn निकालना है हमें, किसका, मिनिमा का, तो वो क्या निकाला जाएगा, इस साइन थीटा को हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा होता है y बाई डी, तो यहां से y की वैल्यू निकल के आएगी nd लैम्डा डिवाइडेड बाई में b, याद रखना इसे। और इसी तरह से फिफ्थ नंबर फार्मूला लिखा जाए, yn लीनियर पोजीशन निकालनी हो हमें मैक्सिमा की, तो वो कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 2n + 1 इंटू में यहां पर d लैम्डा डिवाइडेड बाई में 2 भी निकल के आएगा। ये जस्ट याद रखना है इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और यहां से अगर हम निकालें विड्थ, तो विड्थ निकाल सकते हैं, लीनियर विड्थ तो यहां से निकाल ही सकते हैं। अब जैसे यहां पर इंटरफेरेंस में किया गया था, सेम वही है। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले आज हमने डिस्कस की, वो सारे यहां के लिखे गए हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला बस इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है, अगर फार्मूला याद होता है तो इससे फार्मूलों से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी ये जो पोजीशंस हैं, वो पोजीशन हमें याद होनी चाहिए। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को कवर किया है। सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन होगा तो कैसे कर सकते हैं, बोर्ड में कैसे अप्रोच लगाना है, और यहां पर देख लिया अल्टरनेट मेथड क्या होता है अगर हमें इतने बड़े फार्मूले के डेरिवेशन से बचना है। ये डेरिवेशन अगर हमें नहीं करना है तो हम यहां पर सिंपली वो फार्मूला लगा सकते हैं अल्टरनेट मेथड, कि अगर दो वेव किसी जगह पर इंटरफेयर करती हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस का जो पाथ डिफरेंस λ/2 या फेज डिफरेंस पाई होता है, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। उसी का कॉन्सेप्ट लगा करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो तरह के इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होते हैं, एक फ्रेजनल होता है, एक फ्राउनहोफर होता है। फ्रेजनल में सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस स्लिट से फाइनाइट होती है, इसमें बहुत ज्यादा होती है।
यहां पर हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी ये बताती है कि जितने भी पॉइंट स्लिट पर लाई करते हैं वो सेकेंडरी वेव फ्रंट की तरह, मतलब सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलते हैं और वहां से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं वो जाकर के स्क्रीन के ऊपर जब चेकिंग करते हैं तो वहां पर फ्रिंज पैटर्न बनता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देख लिया है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो किसी शार्प एज या फिर बहुत छोटे से स्लिट से लाइट पास करती है तो बेंड हो जाती, बेंडिंग ऑफ लाइट जो कहा जाता है उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां पर डिफ्रैक्शन में इन सारे चीजों को एनालिसिस की हम लोगों ने, डिफ्रैक्शन क्या होता है और साथ में देखा एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, वो तो पहले से पता है, जस्ट एक बार रिकॉल कर लिया। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एनालिसिस ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ सिंगल स्लिट, ये चीजें पढ़ ली हम लोगों ने और इससे पहले हम लोग इंटरफेरेंस तो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो चीजें बचती हैं उनको हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सेकंड क्लास में करेंगे। जैसे वहां पर अगर मान लो सर्कुलर अपर्चर होता है, यहां तो लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन थी पूरी, अगर सर्कुलर अपर्चर होता है तो फ्रिंज पैटर्न कैसा बनता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास।